मेरे प्यारे भारतवासियों, चेत मच्छिंदर गोरखनाया में आप सबका दिल से स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी की ओर से, गुरुमा की ओर से और मेरी ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो, आगे बढ़ो और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पाओ और अपनी साथ पूरे देश को एक करके आगे बढ़ो। आज हम राजकारणियों के गुलाम बन गए हैं। चाहे कोई भी पक्ष हो, मगर प्रजा के पास, भारतीयों के पास मत देने के बजाय और कोई अधिकार नहीं है। और अभी तो ऐसा हो गया है कि डॉन पार्टियों को वोट दो, वरना आपको वहां जीने नहीं देंगे। क्या ये आजादी है? उससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा। यदि सही में आजादी चाहिए तो दो राष्ट्रवादी पार्टियां चाहिए। देश में इतनी सारी प्रादेशिक पार्टियां हैं और उसके आका कहीं न कहीं के डॉन हैं। उनको क्या हम उनकी चुंगाल से हम मुक्त नहीं हो सकते? कोई भी हो, वो मुलायम सिंह यादव हो, राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, लालू प्रसाद यादव हो, फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, खाना है, ऐश करना है हमारे पैसों से, हमारे टैक्स के पैसों से और हमारे ऊपर ही हंटर चलाना है। एक कहाँ की रीत है। और हमारी कमनसीबी है कि हमारा न्याय तंत्र, हमारा इलेक्शन तंत्र और सरकार मुख्य प्रेक्षक बन के देख रही है। लानत है ऐसे नेताओं को जो प्रजा को ऐसे त्रास से मुक्ति न दिलवा सके। हमें तैयार होना पड़ेगा। सब लोगों ने हिंदुओं को तालिबान बना दिया है, तो हमें तालिबान बन के दिखाना पड़ेगा। हमें खुद दूसरों के सामने नहीं, मगर हमारे राजकीय आकाओं के सामने हमें रिबेलियस होना पड़ेगा, बड़वाखोर होना पड़ेगा। वरना हम कमाते जाएंगे, टैक्स भरते जाएंगे और ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि आप आपके घर में भी सुरक्षित नहीं होगी। क्या आप इतने कमजोर हो गए हैं कि ये सब राजकीय नेताओं के सामने, ये सारी सिस्टम के सामने आवाज न उठा सको? उत्तिष्ठ, जागृत, प्राप्त वदामि बुद्ध। तैयार हो जाओ। कोई भी सरकार है, मगर वो प्रजा का हित नहीं देखती, तो प्रजा को अपना हित के रक्षण के लिए तैयार होना पड़ेगा। और जो लोग दूसरों का द्वेष करते हैं वो समझ ले
कि द्वेष करने से आपका विकास नहीं होगा। किसी को नीचा दिखाने से आप बड़े नहीं हो जाओगे। किसी की टीका करनी तो सहली है, मगर किसी को हाथ पकड़कर रास्ते पर लाना बहुत मुश्किल है। आज देश का मध्यम वर्ग परेशान है, उसका कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी संख्या 5% से ज्यादा नहीं है। मगर एक बात समझ लो कि चुनाव में जो हेरफेर हो जाती है वो 2 या 3% से ही हो जाती है। ये बात अपने आकाओं को समझा दो कि हम 5% है, मगर हम चाहे तो पूरा पासा पलट सकते हैं, और एक पासा पलटने के लिए तैयार हो जाओ। देश में जो तालिबानी विचार धारा आगे बढ़ रही है उसको खत्म करो। भारत की संस्कृति है नारी तू नारायणी, और पूरा विश्व के ऊपर मुझे लानत आती है, शर्म आती है। अफगानिस्तान में जिस तरह से औरतों को मारा जाता है, पीटा जाता है, परेशान कर दिया जाता है, और अमेरिका से लेकर फ्रांस, ब्रिटेन, जापान जैसे देश भी एक शब्द नहीं उच्चारते उसके बारे में। यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो भी कुछ नहीं बोल रहा। तो ये यूनो का क्या काम है, उसको विसर्जित कर दो। यूनो का मतलब है खाली 5 देश जो वीटो पावर वाले हैं, और वो पूरे विश्व के 100 से अधिक देशों पर अपनी सत्ता चलाते हैं। तो ये यूनो आज विश्व में जहां जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार हैं, उसको भी अपनी जिम्मेदारी संभालनी होगी, वरना उसको विसर्जित कर दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। शुरुआत भारत से करनी होगी, भारत ने यूनो को छोड़ना होगा, WHO को भी छोड़ना होगा। हमें हमारा नेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन शुरू करना पड़ेगा, और वो अपना स्टैंडर्ड तय करेंगे। हमारे देश की प्रकृति अलग है, उसके हिसाब से हमारे देश में जो डिसीज फैल रहे हैं वो और विश्व में फैल रहे वो, उसमें फर्क है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। उसकी दवाई के डोज में भी बहुत बड़ा अंतर है। तो हमें हमारा खुद का स्टैंडर्ड तय करना पड़ेगा। WHO का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हमारे लिए हानिकारक है। और देखो, कोरोना की महामारी में जिसने भी ट्रीटमेंट ली और ठीक हुए, वो सबके लंग्स और हार्ट वीक हुए हैं। क्यों? कि उनको ओवरडोज दिया गया। जो डोज तय किया था वो वेस्टर्न कंट्री के हिसाब से था, वहाँ के रहने वाले लोगों के हिसाब से था। उनके और हमारे रहन सहन में बहुत बड़ा अंतर है। उनका शरीर के कद में और हमारे शरीर के कद में बहुत बड़ा अंतर है। जो डोज उनको सूट करेगा वो हमें सूट नहीं करेगा, और इसी वजह से आज हमारे युवा वर्ग हृदय और
फेफड़ों की बीमारियों से परेशान है, उसको भी हमें तैयार करना है और आगे बढ़ना है। आज की परिस्थिति में टीका करने से कुछ नहीं होगा। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से ऑक्सीजन लेके हवा में छोड़ दिया और लोग मरे ऑक्सीजन की कमी की वजह से। क्या यूपी से ज्यादा ऑक्सीजन दिल्ली वालों को चाहिए? यूपी की जनसंख्या और दिल्ली की जनसंख्या में अंतर नहीं है। यूपी में जितने पेशेंट थे और दिल्ली में जितने पेशेंट थे उसमें कितना बड़ा अंतर था। और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए केजरीवाल ने मांगा और उसका क्या किया? कालाबाजारी की। उनके गुर्गों ने, आम आदमी पार्टी के गुर्गों ने वो ऑक्सीजन की कालाबाजारी की। जो बचा वो हवा में छोड़ दिया और देश की सरकार को बदनाम करने पर आ गए। कांग्रेस भी उसमें मिल गई, सारी प्रादेशिक पार्टियां भी उसमें मिल गई, जहां सबको साथ में मिलकर सामना करना है, उसकी जगह सब एक दूसरे की टांग खींच रहे। क्या हम मुख्य प्रेक्षक बनके सब देखते रहेंगे? कब तक देखते रहेंगे? जागो, उठो, सामना करो, अपने अस्तित्व को बचाओ। आज जिस तरह से एलोपैथी की दवाइयां बाजार में आ रही हैं, उनका डोज भारत के आधी जनसंख्या को कैंसर ग्रस्त कर देगा। बहुत नजदीक के समय में उसके लिए हमें देर नहीं देखनी पड़ेगी। साल 2 साल में ये सारी घटनाएं घटेंगी। तो हमें अपने आप में आत्मनिर्भर बनना है, स्वावलंबी बनना है, सामर्थ्यवान बनना है। मगर हम सामर्थ्यवान बने वो हमारे देश के प्रादेशिक नेताओं को रास नहीं आता। उसकी शान ठिकाने लाने का काम हमें करना है और मध्यम वर्ग को अपनी आवाज बुलंद करना पड़ेगा। इलेक्शन में हार जीत 2% से हो जाती है, 1% से हो जाती है। आप तो 5% है, जागो, सबको बोलो कि हम 5% है, आप 27%, 20% जो लोगों को संभाल के बैठे हैं उसको संभालने में हमें भूल जाएंगे तो आप हारेंगे। जिस तरह से महंगाई आगे बढ़ रही है, पैसे वालों को उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, अदानी अंबानी का उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मध्यम वर्ग को बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। गरीबों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको भी मुफ्त में सरकार राशन देती है हमारे टैक्स के पैसे से, और सारा टैक्स मध्यम वर्ग के ऊपर। इंडस्ट्रियलिस्ट अच्छी तरह से एडजस्टमेंट करके अपना टैक्स बचा लेते हैं और फॉरेन में जमा कर देते हैं। जो सैलरी वाले लोग हैं, पगारदार लोग हैं, तनख्वाह वाले लोग हैं, उनको कंपल्सरी टैक्स भरना पड़ता है और उनके टैक्स से हमारे राजकारणी मौज करते हैं, ऐश करते हैं। जो देश के गद्दार हैं, फारूक अब्दुल्ला जैसे, महबूबा मुफ्ती जैसे,
और बहुत कोई नाम है समाजवादी पार्टी के मुस्लिम एमपीज, आसाम के मुस्लिम एमपीज, वो सब हमारे पैसे से ऐश करते और हमें गाली बांट देते। कब तक हम उनकी गाली को सुनते रहेंगे? वो बीमार हुए तो हमारे पैसे से इलाज होता है, अच्छे से अच्छा इलाज मिलता है। यहां नहीं मिला तो परदेश जाके भी हमारे खर्चे से इलाज करवाते हैं। वो हमें रोकना होगा। एक सामान्य आदमी को इलाज नहीं मिलता, वो इलाज के विराम बच जाता है। और हमारे नेता जो कुछ नहीं करते, वो हमारे टैक्स के पैसे से फॉरेन में जाके भी अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट लेते हैं। सोनिया गांधी, क्या उसके पास पैसे नहीं है? फिर भी वो सारा इलाज हमारे टैक्स के पैसे से करती है। लानत है ऐसे नेताओं के ऊपर कि जो उसको भारत के प्रजा के प्रतिनिधि ऐसे बन के बैठे हैं। धिक्कार है उनको। उससे ऊपर उठो, सब भेदभाव मिटा दो, एक हो जाओ और राष्ट्रवादी बनो। राष्ट्र हित में काम करना बहुत जरूरी है। राष्ट्रवादी कहने से कोई राष्ट्रवादी नहीं बन जाता। अपने वर्तन में, अपने काम में राष्ट्रवाद झलकना चाहिए, छलकना चाहिए, उभरना चाहिए। कई लोग राहुल गांधी जैसे बातें करते कि हम देशद्रोही बन जाते हैं, कुछ बात करते हैं। आप देशद्रोही को सपोर्ट करते हो, देशद्रोही हो ही। राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता, ये सब देशद्रोही है। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उनको इलेक्शन लड़ने की परमिशन भी नहीं मिलनी चाहिए। मगर काश हमारा इलेक्शन कमिश्नर भी उनसे डरता है। वो प्रजा का हित नहीं देखता, उसको भी तो हमारे पैसों से पगार मिलती है, वो अपने को बचा के बैठे हैं। हमारे न्यायाधीश ममता से डरते हैं, लालू से डरते हैं, मुलायम से डरते हैं, राहुल गांधी से डरते हैं, सोनिया से डरते हैं। उनके विरुद्ध में वो एक भी जजमेंट नहीं दे सकते। क्या ये हमारी न्याय प्रणाली राष्ट्रवादी है? राष्ट्र के हित में काम कर रही है? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हर केस को एक टाइम लिमिट में खत्म करें? हमें हमारे जजों को एक हमें शेड्यूल बना के देना होगा। इस केस को इतने दिन में ख़त्म करना होगा, एक केस को इतने दिन में ख़त्म करना होगा। वो टाइम लिमिट जब तक हम नहीं देंगे तब तक हमारे न्यायाधीश भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आज तो जिसके हाथ में लट्ठी उसकी बहस। जो जिसको न्याय मिलना चाहिए उसको न्याय नहीं मिलता है, और वो और परेशान होते जाता है। उसको ही गुनहगार मान लिया जाता है। कब तक हम सहन करते रहेंगे ये सब? उससे ऊपर उठो, अपनी जिम्मेदारी समझो देश के प्रति। देश में ऐसे गद्दार बैठे हैं जो राष्ट्रगीत गाने की मना कर रहे हैं, उसको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। राष्ट्र ध्वज को सलाम करने से परहेज करते हैं और अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं।
वो देश के गद्दार हैं, उनको साथ देने वाले, उसको आगे ले जाने वाले भी देश के गद्दार हैं। समझ लो, इसी लोगों को देश में रहने का अधिकार नहीं है, जो राष्ट्रगीत गाने के लिए तैयार नहीं है, राष्ट्रध्वज को सलाम करने के लिए तैयार नहीं है, उसको मत देने का भी अधिकार नहीं देना चाहिए, उससे वो अधिकार छीन लेना चाहिए, उनके ऊपर डबल टैक्स लगाना चाहिए। और जब तक ये नहीं होगा तब तक ये लोगों को शान ठिकाने पे नहीं आएगी। भारत में बैठ के आतंकवादियों को अपना आका मानेंगे, उनकी कंपैरिजन हमारे देश के स्वातंत्र सेनानियों से करेंगे। धिक्कार है ऐसे लोगों को जो ऐसी सोच रखते हैं। उसको भारत में रहने का अधिकार नहीं है, उसको भारत छोड़ के चले जाना चाहिए। ये बात समझ लो और सरकार के आगे एक डिमांड कर रखो कि भाई हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। और मध्यम वर्ग का ख्याल नहीं रखेगी सरकार तो सरकार भी फिर से नहीं बन पाएगी। ये बात समझ लो। यदि आप राष्ट्रवाद का काम करते हैं, राष्ट्र का विकास करते हैं और मध्यम वर्ग का ख्याल रखते हैं तो मध्यम वर्ग आधी रोटी खा के भी राष्ट्रवादी सरकार को बनाए रखेगी। ये बात राष्ट्र विरोधियों को समझ लेने की जरूरत है, नहीं तो महाकाल का डंडा ऐसा पड़ेगा कि उसकी कमर टूट जाएगी, न चल पाएंगे, न उठ पाएंगे, न बैठ पाएंगे, न जी पाएंगे, न मर पाएंगे। ये महाकाल का आदेश है। तथास्तु।